हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो ये वीडियो है इसमें प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है और जो इमेज बनती है उसको समझेंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन है इम्पोर्टेंट। चलो तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती हैं है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, वो शब्दावलियों का हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जो लाइट है हमेशा सीधी रेखा में चलती है ना। लाइट क्या सीधी रेखा, वेव ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। और उसमें ये मान करके चलो कि कोई भी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। कहाँ लाइट, ये मान कर चलो जैसे भी होती है, लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मान कर चलना है, ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप आगे देखो। सबसे पहले रे, किरण, प्रकाश किरण, रे है ना, लाइट रे क्या होता है कि वो पाथ ऑफ लाइट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक किरण निकली ऐसे, तो ये इस तरह से लाइट की एक रे जा रही है। माने लाइट रे इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, वो उस ऑब्जेक्ट से कोई भी किसी भी दिशा में रेज निकल सकती है ऐसे, तो ये रे है ना। और बीम क्या होती है, तो बंडल ऑफ रेज, जब ढेर सारी रेज होती हैं, जैसे एक पॉइंट से ढेर सारी रेज निकल रही हैं चारों दिशाओं में या कहीं भी निकल रही है ना, तो इसको बंडल कहते हैं। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ठीक है। अच्छा, ये बीम जब पैरेलल बीम कब कहलाती है, जबकि सारी की सारी लाइनें रेज जो हैं पैरेलल है ना। तो बीम दो तरह के हो सकते हैं है ना, वो पैरेलल बीम हो सकती है और पैरेलल नहीं होगी तो दो तरह की और हो सकती है। पहली बीम हो सकती है डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट बीम। ये क्या मतलब है, डाइवर्जेंट बीम मैंने एक पॉइंट से यदि रेज निकल करके दूर जा रही है, देखो ये पैरेलल नहीं है ना, ये इस तरह के बीम को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। जब वो दूर जा, आपस में जब रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है ना, इनको डाइवर्जेंट। और दूसरी होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम। ठीक है ना। ये बीम क्या होती है, जब कहीं और जगह से बीम आकर के एक पॉइंट पर मिलेगी है ना, मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बीम्स को हम कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या मतलब, ये सारी बीम इस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसे एक पॉइंट पर मिलती हुई एक्चुअल में मिल जाएंगी, और कभी कभी एक्चुअल में मिलती नहीं है, जैसे बीच में यहाँ मिरर आ गया तो ये मिलेगी नहीं, बल्कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस बीम को हम कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। कन्वर्जेंट बीम जो या तो एक पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे एक पॉइंट पर आ रही है, सारे के सारे बीम इस पॉइंट पर इकट्ठी होती हुई सी लग रही है। ठीक है ना। तो इनको हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बीम, आप समझ गए ना। डाइवर्जेंट बीम व्हेन रेज स्प्रेड आउट, जब एक दूसरे से दूर जाए। कन्वर्जेंट जब रे मीट एट ए पॉइंट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक पॉइंट पर मिले जाए। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है, वो मिलती हुई से प्रतीत हो है ना। तो appears to meet at a point, meet or appear to meet at a point। ये इसमें कन्वर्जेंट की परिभाषा में ये लिखेंगे। चलो ठीक है, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बीम समझ गए।
अब ये देखो ऑब्जेक्ट, इसमें हम हमेशा एक चीज़ उपयोग करते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, दूसरा होता है इमेज। ये दोनों चीज़ें जो है पारिभाषिक शब्द है, ठीक है ना। ये जो है टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है ना। ये ऑब्जेक्ट जो होता है एक रियल ऑब्जेक्ट होता है ना। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो है जिस चीज़ का प्रतिबिंब बनता है, जिस चीज़ का इमेज बनती है, ठीक है ना। इमेज जो है मिरर से जो इमेज बनती है किसी न किसी ऑब्जेक्ट की होती है, किसी किसी चीज़ की होती है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो ऑब्जेक्ट इमेजिनरी भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से रेज डाइवर्ज होती है। ये देखो वो एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है ना। जैसे मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है, मोमबत्ती से विभिन्न प्रकाश किरणें निकल रही हैं ऐसे, है ना, हर दिशा में निकल रही। तो यहाँ देखो रेज जो है डाइवर्ज कर रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जहाँ से रे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट डाइवर्ज कर रही हो उनको रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में इसको आप छू सकते हो, है ना। इस ऑब्जेक्ट को आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ऐसी बात होती नहीं है। जैसे यहाँ देखो ये दूर से रे आ रही है ना, ये रे जो है इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ओ पर ये मिलती है, और ये रेज जो है ओ पर एक मिलती हुई प्रतीत होती है ना, यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है ना। तो इस पॉइंट को ओ को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, हालांकि इसमें इमेज है लेकिन वो इमेज नहीं है। ये देखो रेज कहीं से आ रही है ना, रेज कहीं दूर से आ रही है, या ऐसा कई बार होता है ना, कि ये जैसे ये ले लो कि एक लेंस है यहाँ पर, है ना, ये एक लेंस लिया, लेंस से कोई इमेज यहाँ बन रही है, ठीक, यहाँ पर आपने लेंस बन, यहाँ उसकी इमेज बनती, तो ये रेज यहाँ पर कन्वर्ज होती, तो इस पॉइंट पर इमेज बनती। लेकिन क्या होता है, इसके बीच में मैंने दूसरा लेंस रख दिया, है ना। तो अब देखो ये जो ओ डैश है ना, वो यहाँ पे जो इमेज बनी है इस लेंस से, इधर से कैसे आया, ये देखो ये रेज आई यहाँ पर कन्वर्ज हुई, वो डैश जो है जो इमेज है वो दूसरे के लिए, ये इस L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ये दूर पे है, ये कुछ दूरी पे होगा ना ये ऑब्जेक्ट। तो ये इस लेंस के लिए L2 के लिए ये L1 है, तो ये जो L2 के लिए वो डैश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज अब L2 बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी वैसे ही है, इसलिए वो डैश को ये जो इमेज है वो डैश है, वो क्या है, वो L2 के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पास तो पहुंच नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, है ना, वो जगह पर नहीं पहुंच सकते जहाँ पर इमेज बन रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे ही। तो यहाँ पर ये देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। तो जहाँ पर रेज कन्वर्ज करती है या कन्वर्ज करती हुई सी प्रतीत होती है, मिलती है ना। तो मैंने ये देखो, इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर डजेंट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट बट अपियर टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि अपियर टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट देन द पॉइंट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये जो है रियल ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये वर्चुअल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि केवल प्लेन मिरर में हो, किसी भी चीज़ के लिए, लेंस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है ना। तो ये देखो यहाँ रियल ऑब्जेक्ट ओ डैश यहाँ इन्होंने रख दिया,
यहाँ पर भी ये मिरर के सामने रखा तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, और इस पर देखो ये रेज आ रही है, तो ये ओ पर मिल रही है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लोगे तो उसमें उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा वो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वर्चुअल समझ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का ही प्रतिबिंब बनता है। द इमेज, देखो इमेज इज फॉर ड्यू टू ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जिसकी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो इमेज होती है वो इमेज भी दो तरह की होती है वो क्या होती है, रियल इमेज और दूसरी वर्चुअल इमेज। हाँ, रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट देखो आपका रियल है, यहाँ रियल ऑब्जेक्ट रखा है वो, है ना, यहाँ से आए, लेकिन प्लेन मिरर से जो इमेज है आई बन रही है, आई में क्या होती है, ये प्लेन मिरर में आया है, ये रे आई टकरा कर चली गई, ये रे आई टकरा कर चली गई, पीछे जाने पर ये आई से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आई को ऐसा लगेगा, ये देखने वाले को, रिफ्लेक्टेड रेज को जो देखेगा कि ये सारी की सारी रेज ओ से नहीं बल्कि आई से चलती हुई प्रतीत होती है। तो आई को वो कई इमेज कहते हैं, है ना। तो जब इमेज, तो रियल इमेज क्या कहते हैं, if the rays converge at a point after the interaction with the surface then the real image। यहाँ देखो पहले ये इसको कहते हैं रियल, ये क्या होता है, यानी रे कन्वर्ज रियल, ये ऐसा कहाँ से बना, ये एक्चुअली दोनों एक ही जैसे हो गए, है ना। ये ऐसा होगी, देखो ये रे ऐसा आई, ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, ठीक है ना। तो देख ये ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल है, ये जो वो है इसमें ऑब्जेक्ट है वो, क्योंकि ये रेज वो पर कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, ये दूर से कहीं से आ रही है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका प्लेन मिरर से इमेज बनी, ये रियल इमेज बनी, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, जब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है तो इनको कहते हैं रियल इमेज, है ना। इमेज वो, रियल इमेज वो है जहाँ पर रेज एक्चुअल में कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पर। यहाँ देखो ये रेज जो आई, ये रेज यहाँ पर कन्वर्ज की। वर्चुअल इमेज क्या है, जब रेज कन्वर्ज करती हुई प्रतीत होती है, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ से कन्वर्ज करती हुई प्रतीत होती है। देखो ये ओ है, ये वो ऑब्जेक्ट है, क्या है वो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रेज गई, लेकिन इनका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये ओ आई पे बना। जिस पॉइंट पर ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे लग रहा है ना कि ये रेज यहाँ से आ रही है। जब रिफ्लेक्टेड एक आदमी कहीं यहाँ पर बैठा होगा, देखिए, तो उसको कैसा प्रतीत होगा, उसको ये प्रतीत होगा ना कि ये जैसे रेज ये इस ओ से, आई से आ रही है, इमेज से आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर हमने क्या देखा, इमेज भी रियल होती है और वर्चुअल भी होती है, ठीक है ना। तो रियल इमेज वो होती है जहाँ इमेज जो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट से पर एक्चुअल में कन्वर्ज होती है, जैसे ये, इसको हमने रियल कह दिया, ये क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज मैंने ये वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। प्लेन मिरर के मामले में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होती है, और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होती है। किसमें, प्लेन मिरर के मामले में। बाकी और मामलों में देखेंगे, दूसरे और मामलों में, जैसे मान लो स्फेरिकल मिरर होंगे
तो उसके मामले में हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये प्लेन मिरर की बात है, आप समझ गए क्या हुआ। अब आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी तरह के रिफ्लेक्टेड रेज के लिए लागू होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब रेज किसी सरफेस से टकराती है और टकरा करके फिर उसी मीडियम में, जैसे ये देखो, ये एक मिरर है, ये एक साइड है, यानी इसको कह दो मीडियम वन, ठीक, इसको कह दो उसके दूसरे साइड वाले को मीडियम टू, ठीक है ना। तो जब ये हमने मिरर रख दिया है, जब रेज इसके ऊपर पड़ी और यदि वो लौट करके इसी मीडियम वन में ही वापस आ जाती है तो हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यदि ये क्रॉस कर गई दूसरे मीडियम में चली गई तो उसकी बात दूसरी, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन केवल इतना ही नहीं है, रिफ्रैक्शन में क्रॉसिंग भी होती है और बेंडिंग भी होती है, लेकिन हम इसमें केवल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन की टेक्निकल परिभाषा क्या है कि टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। कब? जब फॉलिंग रेज है ना, जब लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। ये बड़ा लूज डेफिनेशन है ना, और इसका वैसे भी जितने छोटे से सरल से शब्द होते हैं उसकी डेफिनेशन भी उतनी कठिन होती है, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझ जाओ कि ये जैसे इस पर टकरा करके और फिर वापस आ गई है ना, तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैंने टर्निंग बैक, उसको वापस आ गई सेम मीडियम में आ गई, ठीक है ना, तो इसको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में उसका लॉ है। पहला नियम ये है, ये जरा देखो, पहले ये समझें कि ये एक मिरर है। मिरर कहाँ है? मिरर ऐसा रखा है जो इस प्लेन के नॉर्मल है। ये जो हमने रेखा खींची है ना, तो वो रेखा जो है मिरर, समतल मिरर है, एकदम प्लेन मिरर है। ये मिरर क्या कर रहा है कि ये प्लेन ऑफ पेपर ये है जिसमें कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, और जो मिरर हमने रखा है इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रख दिया, और वो जो जहाँ दोनों प्लेन मिल रहे हैं तो वो ये इस लाइन है। ये जो लाइन ए बी है वो क्या है? वो लाइन ए बी इज, देखो, ए बी इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन। टू प्लेन कौन? एक प्लेन वो है जो ये प्लेन ऑफ पेपर है, और दूसरा वो प्लेन जो मिरर का है। दो प्लेन, प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है ना, एंड प्लेन ऑफ पेपर। ये समझ में आया? जिसमें हम लिख रहे हैं वो प्लेन ऑफ पेपर है, और इसके परपेंडिकुलर यदि कोई चीज़ रख दो, है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मिरर का प्लेन है, ठीक है ना। अब ये देखो, इसमें ये जो मिरर का नॉर्मल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिरर का नॉर्मल, मिरर एक प्लेन है तो प्लेन का एक नॉर्मल होगा। देखो इसको हमने कहा ओ एन, ओ पॉइंट ये है, ठीक है ना। वो पॉइंट मिरर पर कोई सा बिंदु है, वहाँ से हमने एक नॉर्मल खींच दिया, तो सारे पॉइंट से कोई ना कोई नॉर्मल खींचेंगे। अच्छा, ये देखो, ये भी प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं वो किसी का भी नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल कैसे, किस में रहेगा? ये नॉर्मल इस प्लेन ऑफ पेपर में होगा, है ना। देखो तो क्या हमें मिला? ओ एन इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। अब पहला राह समझने के लिए ये देखो कि ये जो इंसिडेंट रे है, मान लो ये रे है, यहाँ से चली और इस ओ पर मिल रही है, ये बीच में ऐसे दो ऐसे रे चली और इस पॉइंट ओ पर मिल रही है ऐसे, ठीक है ना। इसको आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में, तो अभी क्या करते हैं, दो पिन
खड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। इस A1 A2 दो पिन गाड़ दिया और उसको आप मिरर में आप झांक कर देखते हो, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, मिरर का जो पिन का नोक है वो एक पॉइंट मान लो, है ना। पिन को पूरे को मत देखो, पिन का नोक को देखो। ये यहाँ से रेज है A1 A2 एक लाइन में आई, O पर आई, ठीक है। अब इनका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो रेज आएगी ना, वो प्रतिबिंब को मिलाते हुए ये रेज को आप देखोगे तो ये रेज जो है कुछ ऐसे जाएगी, है ना, ये इस तरह। तो इसको हम A1 A2 और इसको कह दो B, OB। ये रेज जो है तो हमारी रेज है कमिंग इंसिडेंट रे क्या होगी, इंसिडेंट रे क्या हो गई A1O, ठीक। और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का नाम क्या हो गया, OB हो गया, ठीक है ना। ये बस यही तो बात है। तो यहाँ पर क्या बात ये कह रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये देखो ये नॉर्मल ON और A1 A2 O ये लाइन और ON लाइन ये तो प्लेन ऑफ पेपर में है। किसमें, प्लेन ऑफ पेपर में हमने बना ही दिया है। A1 A2 O ये जो लाइन है और ON है, दोनों को हमने प्लेन ऑफ पेपर में ही खींचा है, ठीक है ना। तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं कि हमने ऑलरेडी किया है। ये जो OB लाइन है ये हो सकता है कि ये प्लेन के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो OB लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस प्लेन के, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए ये पहला नियम लागू होता है। वो ये कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज, देखो इंसिडेंट रे ऐसा और ये नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे तो एक ही प्लेन में होती हैं, हमेशा ही होगी। लेकिन वो ये कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगी, रिफ्लेक्टेड रेज भी, है ना, उसी प्लेन में होगी जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल होगी। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल एट द पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। तो ये इस बात को ये कह रहा है कि ये उसके रिफ्लेक्टेड रे जो है एक नियम का पालन करते हैं, है ना। ये मनमाने तौर पर नहीं चलती, ये न ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी, बल्कि इस प्लेन ऑफ पेपर में ही रहेगी। मतलब यदि इंसिडेंट रे और नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर में है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे भी होगी वो प्लेन ऑफ पेपर में होगी। इसी वजह से इसी का उपयोग करते हुए आप इमेज फॉर्म करते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए लॉ का इसका जो आप ये कहते हो ना, लॉ इसकी जो वैलिडिटी है वो और इसका स्टेटस है, हमने नियम लॉ का रूप दे दिया है, क्योंकि इसका कभी वायलेशन होता नहीं, इसका वायलेशन कभी होगा नहीं। तो इसीलिए कहता है कि इंसिडेंट रे, ये समझ लो, ये आपको लिखना पड़ेगा यदि सवाल आता है तुम्हारे एग्जाम में। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, है ना, आर इन द सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन इज द कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। एक ही बात है, कॉल्ड कुछ कोई नाम दे दो उसको, उसका नाम कोई खास नहीं है। इंसिडेंट, प्लेन ऑफ इंसिडेंट में ही ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी होती है ना, जिसमें नॉर्मल एट द पॉइंट ओ, है ना, वही यही बात है, उसी की टेक्निकल डेफिनेशन है। इसको ठीक से समझ लो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ को क्या है, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। मिरर के जिस पॉइंट पे रे मिलती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट पर जो नॉर्मल होता है वो, और इंसिडेंट रे तथा रिफ्लेक्टेड रे, तीनों
एक ही प्लेन में होते हैं और वो किस में होंगे, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट में होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब ये दूसरा नियम इस एंगल के ऊपर बात करता है। ये जो एंगल AON बना, ये देख रहे हो, इसको आई कहते हैं, है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोल रहे हो, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इसका नाम। ठीक। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो अब ये है, इन दोनों के बारे में, ये जो है रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनाते हैं नॉर्मल से, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाते हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये दूसरा नियम लागू होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो प्लेन मिरर पर हो रहा है, देखो ये प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक, चाहे ये कर्व मिरर पर रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पर होता है, मिरर पर ही नहीं, किसी भी सरफेस पर भी होता है। ठीक है ना। ये यदि दो मीडियम है, इन दोनों के बीच में भी कोई रे ऐसा आई, है ना, तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ के लिए भी लागू है ना। यदि ये रे का आई का पार्शली वो अंदर चली गई और पार्शली रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ के लिए भी लागू होता है। तो रिफ्लेक्टेड रे के बारे में क्या बोला कि रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई इक्वल टू आर। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो, लेकिन बात यह है, देखो प्लेन मिरर का जो नॉर्मल है वो हर पॉइंट पर एक ही दिशा में है। देखो इस पॉइंट पर खींचो तो ऐसा है, यहाँ भी देखो ऐसा है, और इस पॉइंट पर भी देखोगे तो ऐसा है ना। सभी नॉर्मल एक ही दिशा को पॉइंट कर रहे हैं प्लेन मिरर में। लेकिन कर्व मिरर में ऐसी बात नहीं है। कर्व मिरर जो स्फेरिकल मिरर होता है, तो उसका जो नॉर्मल होता है ना, उसकी कोई भी रेडियस वेक्टर होती है। जैसे मान लो ये स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर है, और ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से जाने वाली कोई भी किरण, कोई भी लाइन नॉर्मल का काम करेगा। तो इस पॉइंट O1 का नॉर्मल ये होगा N1, O2 है तो ये N2 हो गई, ठीक है ना। तो O2 का नॉर्मल N2 हो गया, ठीक है ना, और ये C है, तो और ये O3 का नॉर्मल O3 N3 हो गया ना। इस तरह इसमें रेड, इसमें देखो नॉर्मल एक ही दिशा में नहीं है, नॉर्मल का हर पॉइंट पर नॉर्मल की दिशा बदल रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कह रहा है कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना, नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। तो ये देखो इस पॉइंट का नॉर्मल प्लस इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, तीनों एक ही प्लेन में होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि इसमें जो नॉर्मल है आपको पॉइंट वाइज देखना पड़ेगा, हर पॉइंट पर अलग अलग नॉर्मल होगा और अलग अलग उसका रूल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये कर्व्ड सरफेस पर पहले उस पॉइंट O पर आप क्या करो, एक टेंजेंशियल सरफेस करो। ये क्या है, टेंजेंशियल सरफेस खींचो, है ना, और उस सरफेस का नॉर्मल लो। उस पॉइंट का जब समझ में नहीं आए कि उसका नॉर्मल किधर होगा, जैसे मान लो ये इस तरह का ऐसा उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो ये जिस पॉइंट पर लेना है तो उसका एक टेंजेंट खींचो यहाँ पर, और टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन, है ना, टेंजेंशियल प्लेन खींचना पड़ेगा, और उस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसी के आधार पर आप प्रतिबिंब बनाते हो।
तो वो क्या हुआ पहला रिफ्लेक्शन के मामले में कि इंसिडेंट प्लेन इंसिडेंट यानी नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल आर इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में रहेंगे। दूसरी आई इक्वल टू आर, एंगल जो होती है आई इक्वल टू आर, इस पर सवाल बनेंगे और इसके ऊपर सवाल हम लोग लगाएंगे भी, ठीक है। इसी वीडियो में भी हम ये सवाल देखेंगे। ये अब लिखा है एंगल ऑफ डिविएशन, एक शब्दावली प्रयोग होती है एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन का क्या मतलब, ये देखो ये क्या है, रे मान लो ऐसे जा रही है, इस दिशा में जा रही है ना, अचानक कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और ये मुड़ करके अब ऐसे चली गई, ये ओ ए दिशा में ये जा रही थी, ठीक है ना, अब इधर नहीं जाएगी, अब ये अचानक इधर मुड़ गई, तो ये जो एंगल है उनको डेल्टा कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन ये हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे तो रट लेते हैं लेकिन बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती तो सवाल आगे चलकर गड़बड़ होंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको पहले से पता रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन एंगल माने जिस ओर जा रही थी उधर न होकर मुड़ गई है ना, वो डिविएट हो गई उस। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, है ना, जिस दिशा में जा रही थी वो, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में मान लो यहाँ मिरर कोई आ गया और ये ऐसे जा रही थी, ऐसे न जाकर ऐसी दिशा में अब मुड़ गई, है ना, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन से जो एंगल मूव किया वो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना कमिंग डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन के बीच में, तो इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो इस चीज़ को फिर अच्छे से समझना होगा, है ना। एंगल ऑफ डिविएशन कई बार नापने में दिक्कत होती है, डिसाइड करने में दिक्कत होती है, और इसी को डेल्टा कहते हैं। ये ग्रीक का नंबर है डेल्टा, इसका नाम है डेल्टा, ये सिंबल बहुत उपयोग होता है और इसी के लिए रिजर्व है, ये एंगल ऑफ डिविएशन के लिए ये रिजर्व कर दिया गया है ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। तो इसलिए आप डेल्टा ये समझो। अब यहाँ ये मिरर में, एक्चुअल मिरर में क्या हुआ, देखो इंसिडेंट रे है कौन, ओ ए, है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये जा रही थी ओ ए दिशा में, ए डैश की दिशा में जा रही थी, है ना, ऐसे जा रही थी ना। अब इसने हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया तो क्या हुआ, तो अब ये ओ बी दिशा में चली गई, तो अब कितना मुड़ा, तो ये इतना मुड़ा, ये डेल्टा ही है ना, एंगल डेल्टा इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी, ये है, ठीक है ना। अब ये समझ में आई। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हालांकि इसका कोई नाम नहीं दिया है, जैसे देखो ये मिरर है, ठीक है ना, तो यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हो गई इस मिरर पे, ठीक है ना, तो ये ओ बिंदु होगी, ये आप समझे, ए बी मिरर है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई, तो ए ओ, तो इसका नाम देना पड़ेगा ना दूसरा, ए डैश ले लो, ए प्राइम ओ, और फिर ये बी प्राइम दिशा में चली गई, ठीक है ना। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, तो ये ओ एन नॉर्मल है, तो ये आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, ठीक है, यही हुआ ना। लेकिन आई इक्वल टू आर तो समझ में आता है, ये हमेशा बताया जाता है, आई इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएं, लेकिन ये जो एंगल है ये और ये एंगल प्लेन मिरर के मामले में, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ, हमेशा नहीं, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, मिरर, तो इसको हम बोलते हैं थीटा आर, ये एंगल थीटा आई
और इसको बोल दो थीटा आर, है ना। ये एंगल क्या है? ये मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, और ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, ठीक है ना। तो उनके बीच में क्या स्थिति है? उनके बीच में क्या स्थिति है? देखो, आई बराबर आर, ये आपका देखें एंगल आई बराबर आर, ठीक है ना। लेकिन आई कितना है? आई 90 माइनस थीटा माइनस है, 90 माइनस थीटा आई के बराबर है ना। देखो थीटा आई घटा दो तो आई हो गया। ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर रहता है मिरर से, ठीक है ना। तो ये 90 माइनस थीटा आर, तो प्लेन मिरर के मामले में थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सवाल लगाने में। ये जो आपका रिलेशन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थीटा आई थीटा आर भी बराबर होता है। आई इक्वल टू आर तो है ही, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन बिना किसी रेफरेंस के हम लोग इसका सवाल में उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और इस पर सवाल बनते हैं। आगे देखना कि तुम इस चीज़ का उपयोग करके कितनी सरलता से सवाल लगाओगे। अब आगे देखो, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब ये प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, ये एक बात है ना, कैसे इमेज बनेगी, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है उसको जरा एक देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो अब देखो कि ये आपके पास ये एक प्लेन मिरर है ऐसे, ठीक है ना। ये मिरर है ए बी, हम कर देते हैं इसको। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसको कहो ओ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसे बनती है? इमेज करने के लिए प्लेन मिरर से सबसे पहले इस पर एक परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो इस पर हमने लंब डाल दिया। हाँ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की दिशा में ही एक रेज भेजते हैं। इसमें हर दिशा से रेज जाएगी, यानी हर दिशा में रेज जाएगी। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ये क्या स्रोत है, ये जितनी भी रेज बनेगी यहाँ से निकलने वाली, सबका सोर्स यही ओ है। ओ से एक ओ एन, ये नॉर्मल दिशा में ये रेज जा रही है। इस ओ एन की क्या खासियत है? नॉर्मल रेज के मामले में क्या देखोगे? नॉर्मल रेज के बारे में क्या है? आई बराबर 0, आर बराबर भी 0 होना चाहिए, ये रिफ्लेक्शन का नियम से। तो इसलिए चूंकि आई नॉर्मल से 0 कोण बना रही है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो फिर ये इसी तरह रिफ्लेक्ट होकर के उसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक है। तो जब आती हुई किरण जो है ऐसे लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, ठीक है। अब एक दूसरी कोई किरण ले लो, ऐसी रे ले लिया हमने, ये पी ओ पी, तो ये ऐसे गई। फिर सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ये जिस एंगल पर होगी, ये आई कोण जो बनेगा उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा ना। ये आर, तो आई इक्वल टू आर का फार्मूले से ये रिफ्लेक्टेड रे होगी जो पीछे कहीं और जगह से यहाँ से आती हुई मिलती प्रतीत होगी, ऐसा। तो इन दोनों से ओ डैश पर ऐसा लगेगा कि ये जो रेज आई ना, ये दो रेज आई, एक रेज ये आ रही है रिफ्लेक्टेड, एक रेज ये आ रही है, ठीक है ना। तो ये रेज जो है दोनों ओ डैश से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। ओ डैश ही वो इमेज है। तो प्लेन मिरर से बनाने का तरीका यही है। अब इसमें एक खासियत है, देखो ये पैरेलल है ओ एन, तो पी एन डैश ये ले लो, तो पी एन डैश और ओ एन पैरेलल है, ठीक है ना। तो फिर ये जो एंगल आई है ये भी एंगल आई हो जाएगा, क्योंकि
वजह क्या है, आई इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर हो गए, ठीक है। ये भी एंगल आई हो जाएगा, पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये देखें यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ एन ओ डैश, नहीं ओ एन पी में देखो एंड ट्राइंगल ओ डैश एन पी में देखो, है ना। इसमें क्या है खासियत, तो आई बराबर, ठीक है, और एंगल पी ओ एन इक्वल टू एंगल पी ओ डैश एन, ठीक। अच्छा ये साइड देखो, पी एन इज कॉमन, पी एन इज कॉमन, तो दोनों में बराबर हो गए, ठीक। और एंगल्स आर एंगल पी एन ओ, ये नॉर्मल है, एंगल पी ओ डैश एन इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये एंगल देखो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं, मैंने ट्रायंगल ओ पी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश पी एन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज कितनी दूरी पर बना, तो ओ एन इक्वल टू ओ डैश एन, ठीक है ना। तो ये जो इमेज जितनी दूरी पर प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर जो ये यू है और ये वी है ना, इमेज की दूरी। तो आप ये कह सकते हो कि यू इक्वल टू वी, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड आप यू इक्वल टू वी, ये दोनों की दूरियां बराबर होगी। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन और प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है इसको आपने देखा। तो इमेज के मामले में, प्लेन मिरर के मामले में क्या क्या खासियत होती है उसको जरा देखो। देखिए, एक तो इमेज पॉइंट इमेज के मामले में जितनी दूरी पर ये सामने रहेगी यू, उतनी दूरी पर ये भी बनेगा, है ना, भी इक्वल टू यू। तो आपने एक तो ये दूरी बराबर होगी, दूसरा साइज देखो, ये जो साइज ए बी है ना, ए बी, उसका इमेज ए डैश बी डैश बना है, ठीक है ना। तो इसमें जो साइज भी बराबर होगा, माने ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। ये भी एक में बराबर, जैसे ये ड्राइंग दिख रहा है, ड्राइंग से आप सीधे देख सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना। ए बी बी डैश है, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो आप उसमें सीधे सीधे आप देख सकते हो कि ए डैश बी इक्वल टू ए बी, है ना। तो इस चीज़ को कहते हैं ए डैश बी भाई, ये ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ है और ये ए डैश बी की लंबाई आई हो, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी क्या है, आई बाई ओ, इसको एम कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और उसका मैग्नीफिकेशन 1 होता है। प्लेन मिरर में हमेशा जितनी साइज की रहेगी ऑब्जेक्ट, उतने ही साइज का मिरर भी बनता है, उसी का वर्चुअल इमेज भी बनता है ना। तो रियल इमेज जो होगी, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनती है। यार यहाँ पर देखो क्या क्या है, इसको यहाँ लिस्ट हमने कर लिया है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ठीक है ना। अब यू इक्वल टू वी, नहीं क्या चीज़ हो गई, यू इक्वल टू वी, ये आपने देख लिया मिरर में। दूसरा, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट पॉइंट विद द इमेज इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ, तो ये जो बी जो बोल रहा है
कि वो ये ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है वो और आई है ना, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या होगी, मिरर से 90 डिग्री पर होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है ना। तो यदि ये बात ये है, जैसे मान लो ये इमेज ऐसा है ना, वो यहाँ पे है, तो कोई ये एक रे ऐसे जा रही है ना, तो कोई कहे कि ये इतनी दूरी पर वो आई यहाँ बन रहा है इस तरह, ऐसा नहीं है। वो जो है हमेशा इसके नॉर्मल दिशा में जितनी दूरी पर रहेगी ये, तो वो यहाँ है तो आई यहाँ बनेगा, ठीक है ना, ठीक नॉर्मल दिशा में, नॉर्मल की दिशा में बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखने का है, ये टेढ़ी वाली दिशा नहीं है ना, ये ऐसा नहीं कि बराबर दूरी पर है तो कोई भी लाइन खींच कर बराबर बना दो, नहीं, ये मिरर से जो नॉर्मल की दिशा है ना उसी दिशा में आगे बढ़ने पर इमेज बनेगी। तो इमेज और नॉर्मल, इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री पर रहती है, ठीक है ना। इससे इमेज का लोकेशन आपको पता लगता है, ये दोस्त समझ लिया। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, हाँ ये क्या है, मिरर के सामने यदि आप खड़े हो जाओ है ना, जैसे मिरर का ये कोई असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हम बनाए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो गया, ये मिरर के सामने खड़ा हो गया ऐसे, तो इसका जो इमेज बनेगा ना, इमेज कैसे बनेगा इसका इमेज, इमेज ये कुछ इस तरह का है, इसका इमेज ऐसा बना, ठीक है ना। दूरी हमने एडजस्ट नहीं किया है, लेकिन आप ये दूरी देखो। लेकिन इस आदमी के साथ क्या दिक्कत है कि इसका जो इधर से देखने पर ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये राइट है ना, इसको देखने पर इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये लेटरल इन्वर्सन वाली जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं साइड से इन्वर्सन, माने उलट गया, प्रतिबिंब उल्टा है ना। प्रतिबिंब वैसे तो ये वर्टिकली सीधा है, माने सिर ऊपर रहेगा तो इसका भी सिर ऊपर रहेगा, ठीक है ना। वर्टिकल जब आप देखोगे तो ये सीधा है, लेकिन साइड से हम देखेंगे तो ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है प्रतिबिंब का। यदि आपने दाहिना हाथ उठाओगे तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठेगा, ठीक है ना। ये मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने आप जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, द इमेज इज लेटरली इनवर्ट, लेटरली, वर्टिकली नहीं, है ना। यदि आप मिरर के सामने खड़ा हो जाओ तो सिर ऊपर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब का भी सिर ऊपर रहेगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे रहेगा, ये ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन दाहिना हाथ और बायां हाथ की जो बात करोगे तो दाहिना हाथ यदि आप उठाओगे तो मिरर तो ये प्रतिबिंब का जो इमेज होगी उसका बायां हाथ उठेगा, ठीक है। और जब बायां हाथ उठाओगे तो प्रतिबिंब का दाहिना हाथ उठेगा, तो इसमें साइड वाइज लेटरल इन्वर्सन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पता नहीं कोई पूछ ले, ये इसी छोटे छोटे पॉइंट से बस सवाल बनते हैं, ठीक है ना। दी साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होगा, माने जितना मोटा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही मोटा होगा, जितना ही लंबा होगा लंबाई भी उतनी ही होगी। तो जो भी आपका साइज होगा ऐसे बिल्कुल इसी साइज की इमेज भी बनेगी, ठीक है। फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, हाँ रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल होती है ना। देखिए यहाँ पर इमेज, ये वर्चुअल इमेज क्यों हुई कि ये इमेज वर्चुअल इसलिए हुई कि यहाँ रेज डाइवर्स होते हुए इमेज से प्रतीत हो रही हैं, जो रेज रिफ्लेक्टेड रेज हैं सब आ रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर के, तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो आई से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, आई पर मिल नहीं रही हैं, क्योंकि वो तो सभी के सभी मिरर तक ही जा रही है ना, पीछे तो जगह ही नहीं। तो मिरर के पीछे इमेज जो होगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, और यदि रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो इमेज रियल बनेगी। बस ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे और देखते हैं मिरर की और क्या विशेषता। हाँ रोटेशन ऑफ द मिरर,
अब हम बात करेंगे कि ये जैसे ये तुम्हारा मिरर है, यहाँ ये सामने ये आपने देख लिया मिरर है, ये आई रे आ रही है, ये ओ पर मिल रही है, इस ओ बिंदु पर ये मिल रही है। नॉर्मल हमने खींच दिया, रिफ्लेक्टर रेज करते हैं, ठीक है। तो अब आई इक्वल टू आर, तो ये आर जो है वो आई के बराबर, जैसा कि आई इन्होंने कर दिया है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही बात। अब क्या कर रहे हैं कि अब इसको हमने देखो, पहले हम थोड़ा सा ऐसे सिखाए, हम बता रहे हैं, ठीक है, इसी को रहने देते हैं। ये जो आपका ये है, हम एक काम कर रहे हैं कि इस मिरर को पॉजिटिव दिशा में इसको ये रोटेट कर दो ऐसे। कितना हमने रोटेट कर दिया, देखो ये हमने थीटा रोटेट कर दिया, मिरर को हमने ये घुमा दिया, ठीक है ना। अब अपना वो बनाते हैं, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। मिरर पहले हॉरिजॉन्टल रखा था, अब इस मिरर को हमने घुमा दिया ऐसे, और ये थीटा लाइन, ये एच डैश क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एम डैश क्या है, ये मिरर है, ठीक है ना। अब इस पर रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, पहले रे माने इंसिडेंट रे की, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये फिक्स इंसिडेंट लाइट रे, जो इंसिडेंट रे है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इंसिडेंट रे जिस ओर से आ रही है, ये आप देखिए, इसे जो एंगल बनाया है ना, तो आप एक काम करो ना, यहाँ से हमने एक नॉर्मल खींच दिया, ये नॉर्मल है, ये पी पर इंसिडेंट कर रही है, ये ए दिशा से ए पी की में आ रही है, ठीक है। एंगल कितना है, ये इसका आई एंगल पर आ रही थी। ओहो, हमने गलती किया, ये पहले मिरर को हमने ऐसे रखा था ना भाई, ऐसे, ये एन डैश अब आप घुमा दिया ऐसे, तो ये आपका आई एंगल ये था, ठीक है, आई एंगल ऐसे था। तो ये हमारी जो ड्राइंग है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली पहले हमने रखा था एच डैश पे, ठीक। अब मिरर को हमने ये थीटा कोण पर हमने घुमा दिया, पॉजिटिव दिशा में हमने रोटेट कर दिया, ठीक है ना। ये मिरर एम अब एम डैश हो गया, ठीक है। अब ये जो रे थी पी ए, बिल्कुल हम उसकी दिशा को वही बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, ए पी की दिशा को जो इंसिडेंट रही है उसको हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। पहले ये क्या था, पी एन पर आ रही थी, और ना ये नॉर्मल था, यह हॉरिजॉन्टल का जो नॉर्मल है पहले मिरर का नॉर्मल था, ऐसी स्थिति थी, ठीक है। अब इसका नॉर्मल बदल गया, क्योंकि जब मिरर को आप थीटा एंगल पर घुमा दोगे तो इसका नॉर्मल तो बदल जाएगा ना, यह एन डैश हो गया। कितना हुआ, देखिए, मिरर को हमने थीटा घुमाया तो नॉर्मल भी थीटा घूम गया ऐसे। अब ये क्या था, पहले ए पी आई कोण बनाते थे, आई, अब क्या होगी, नॉर्मल के साथ यानी ए पी एन आई कोण था, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे पी बी, ये जो जा रही है वो भी आई कोण बना रही है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब नया मिरर को हमने घुमा दिया, तो अब ये नया एंगल, तो न्यू एंगल क्या होगी, आई,
आई डैश जो नया एंगल बना वो कितना है, आई माइनस थीटा। ये ज्योमेट्री से देखिए, अब ये घूम गया ना, ये नया नॉर्मल, ये क्या चीज़ है, एंगल ए पी एन डैश, तो न्यू एंगल हो गया है ना, न्यू एंगल। तो ये माने ये न्यू इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है ना, नया। तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्टेड एंगल वो बन जाएगा आर डैश, वो कितना होगा, एंगल वो नॉर्मल के साथ ही रहता है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद अब ये बी डैश पर पहुंच गया, ये इस दिशा में गया, पी बी डैश, है ना। तो अब देखिए एन डैश पी बी डैश, ये कितना हुआ, ये आई माइनस थीटा, तो वो भी ये भी एंगल आई माइनस थीटा होगा, कि कितना, आई माइनस थीटा होगा, ये आई माइनस थीटा हुआ, किससे, ये इतना। अब क्वेश्चन ये है कि इस रे से ए पी से ए बी कितना रोटेट कर गई, ये निकालना है। मान लो ये 5 रोटेट कर गई, ठीक है ना। तो पहले कितना था, देखिए एंगल ए पी बी पहले कितना था, ए पी बी 2i था, है ना, बिफोर रोटेशन, ये बिफोर रोटेशन है ना। अब क्या आ गया, अब एंगल ए पी बी डैश कितना हो गया, देखो आई माइनस थीटा ये, आई माइनस थीटा ये, है ना, 2i माइनस थीटा, तो ये हो गया 2i माइनस थीटा। अब ये बताओ ये फाई कितना हुआ, फाई द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ, ये रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना हो गया, देखो 2i था बड़ा एंगल, अब रह गया 2i माइनस 2 थीटा, है ना, तो 2i माइनस 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा, है ना। ये बेसिकली यही बात है कि यदि इंसिडेंट रे को फिक्स रखो और मिरर को घुमा दो, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, फाई जो होगी 2 थीटा मूव कर जाती है, रोटेट कर जाती है, किस दिशा में, उसी दिशा में जिस दिशा में मिरर घूमता है, ठीक है। तो बस यही कहानी है इसकी, ठीक है ना। तो पीछे वाला जो आर्टिकल था, ये जो आर्टिकल बोल रहा है, इसी को हमने प्रूव किया कि द फिक्स इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा, है ना। यहाँ पर देखिए ये थीटा आपने रोटेट किया, कैसे, ये ऐसे रोटेट किया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी आर डैश, है ना, वो पहले वाली रेज से 2 थीटा मूव कर जाएगी, बस ये इतनी सी कहानी है। आर और आर डैश के बीच में कितना 2 थीटा एंगल होगी, बस इतनी सी जानना है, ठीक है ना। और इसको ड्राइंग बनाना आना चाहिए क्योंकि इस पर सवाल आते हैं, ठीक है ना। क्या अब एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मिरर का नॉर्मल आप चेंज नहीं करो, मिरर यदि ये है और मिरर के नॉर्मल है, ये नॉर्मल है उसका मिरर का, है ना, ये मिरर एम और एम डैश है। यदि आप इस नॉर्मल के अक्रॉस रोटेट करो, तो मतलब वो प्लेन आप मिरर को आप रोटेट करो, घुमाओ। जैसे मान लो ये आपका मिरर रख दिया इस कागज़ के तल में और मिरर को ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, मिरर को इस तरह से इसी तल में कि जिससे उनका नॉर्मल ना बदले, ऐसे घुमाओगे
तो फिर इमेज में कोई तो फिर रिफ्लेक्टेड रेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ती, रिफ्लेक्टेड रे में कोई फ़र्क नहीं पड़ती, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है वहीं की वहीं रहेगी, है ना। तो इस मिरर को ऐसे घुमाओ, ये कैसे घुमाएंगे, इस नॉर्मल के अराउंड घुमाओ, ठीक है ना। अभी हमने ये नॉर्मल के अराउंड नहीं घुमाया, मिरर का नॉर्मल तो ये है, मिरर का नॉर्मल ही घूम गया, है ना। अभी ये पहले वाला जो केस है इसमें नॉर्मल इज रोटेटेड, मिरर रोटेट करेगा तो उसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा, नॉर्मल इज रोटेटेड, ठीक है ना, रोटेटेड। दूसरे वाले केस में नॉर्मल ऑफ द मिरर इज फिक्स, नॉर्मल इज फिक्स। इस तरह से हमने रोटेट किया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज ऑफ द इमेज, नो चेंज ऑफ रेज, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो मिरर का नॉर्मल यदि नहीं बदले तो फिर उसमें रिफ्लेक्टेड रेज में कोई रेज नहीं परिवर्तन नहीं होगी, जहाँ इमेज बन रही है वहीं बना रहेगा। लेकिन यदि आपने मिरर के नॉर्मल को चेंज किया, मैंने मिरर को रोटेट किया इस तरह कि उसका नॉर्मल चेंज हो, तो फिर तो आपका वो चेंज होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा घूम जाएंगे। आगे बात करें, ये द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज द फुल साइज ऑफ इमेज ऑफ अ पर्सन। ये एक्चुअली क्या है, ये देखिए, ई एफ ये आदमी है, ई एफ ये एफ है, ई एफ ये पूरा का पूरा आदमी है ना। यहाँ पर इसकी आँख है, उस आदमी की आँख यहाँ सिप है, ठीक है। वो मिरर चाहता है, नहीं वो आदमी चाहता है कि उस मिरर से उसका फुल साइज की इमेज पूरा देखे, आँख ऊपर भी देखे, सिर भी देखे और पैर भी देखे, वो जानना चाहता है। तो मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो आप देखो कि ये मिरर इमेज देखने के लिए कि आँख में जब इमेज आएगी, जब प्रकाश है इमेज से निकलने वाला है ना, इधर कहीं से आएगी ना इमेज, देखो कहाँ से आएगी, जैसा है ये ऐसे रहेगा। तो ये जो प्रकाश रेज है ऐसे, और ये प्रकाश रेज ऐसे इस पैर से आ रही है ना, ये एफ डैश से आई, ये ई डैश से आई, ये एफ है, हमने गलत कर दिया। तो ये एफ डैश से चल कर आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो उसकी आँख में मिलनी चाहिए, आँख में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो ये सिर से चली रही और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन लॉ का पालन करेगी, ये I1 है तो ये भी I1 रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगी, इस आँख में आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। दूसरी बात, मिरर के दूसरे सिरे से ये पैर से रिफ्लेक्ट वाली रेज उसकी आँख तक आनी चाहिए। तो आप इसमें ये देख सकते हो कि ये ड्राइंग जो बन रही है, तो बी डी जो बी डी है ना, बी डी इक्वल टू वो क्या है, मिरर, लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो ये मिरर हो गया, मिरर के बराबर बी डी हो गया, और ये कितनी होगी, हाफ द मैन, हाफ द लेंथ ऑफ द मैन, लेंथ या हाइट कर लो, लेंथ ऑफ मैन। जितना बड़ा ये आदमी है उसका आधा होना चाहिए, है ना। तो देखो आधा ये कि क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के बराबर है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, और मिरर दोनों मिला करके ये बीडी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यदि ये कोई प्रूफ करने के पूछेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ जानना चाहिए और इस पर सवाल बनते हैं, तो फिर ये नहीं कि आप तब वो प्रूफ करना शुरू कर दो, कि जब भी आपको सवाल आपके इसका सामने आएगा आप इस थ्योरम का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना, कि मिरर की साइज जब आधी रहेगी तभी वो फुल इमेज दिखेगा उस ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए ज़रूरी है कि मिरर की साइज जो होगी ऑब्जेक्ट की आधी हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा, जो मिरर जो होता है वर्चुअल वर्ल्ड के लिए एक विंडो का काम करता है। इसमें है क्या चीज़,
गड़बड़ हो गया क्या? चलो जो मिरर होता है ये वर्चुअल वर्ल्ड के लिए एक विंडो का काम करता है। इसमें क्या है ये देखो, ये जो है रियल वर्ल्ड है ना, यह मिरर रख दिया आपने, ये क्या है मिरर रख दिया आपने, ये जो भी मिरर रख दिया ए बी आपने, ये मिरर रख दिया, ठीक है ना। तो ये मिरर जो है ये रियल वर्ल्ड का जो प्रतिबिंब है ना, ये पीछे जो बन रहा है उसको दिखाने का काम करता है। जैसे लग रहा है कि ये कोई विंडो है जो जिससे वर्चुअल वर्ल्ड दिख रहा है। ये देखिए पंखा है, पंखा की तस्वीर यहाँ दिख रही है, ये खिड़की है, खिड़की दिख रही है, यहाँ मोमबत्ती है, मोमबत्ती दिख रही है, ठीक है ना। तो ये जैसा कि रियल वर्ल्ड है उसकी इमेज जो बन रही है वो इमेज का जो वर्ल्ड है वो मिरर के थ्रू दिख रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे इमेज वर्ल्ड में आप झांक रहे हो। तो पढ़िए इस सवाल में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक पॉइंट सोर्स एस है जो मिरर के सामने एल दूरी पर एक मिरर के सामने रखा हुआ है सेंटर में, इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर डी। ये डी का मिरर है, इसको एम और एम डैश कर दो, ये मिरर है, ठीक है। इसके सेंटर में रखा है एम डैश डी है और ये दूरी कितनी है एल, यहाँ से कितनी एल दूरी पर रखा हुआ। तो अब एक आदमी जो है ये दीवार के पैरेलल इधर से यहाँ से चालू किया है ना, और ए से ये बी की ओर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी में ये एस के इमेज इसको दिखाई देगी। तो इसको थोड़ा ठीक से बनाओ, ये आपका मिरर है एम डैश, ठीक है ना, और ये कितना है डी दूरी पे, इसके ठीक बीचों बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसे रखा और इसकी दूरी एल हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये आदमी जो है इस रास्ते से जा रहा है, ठीक है ना, और इधर निकल जाएगा, ये से चला। अब
इसको जब ए पर पहुंचा तो इसको दिखेगा, ये प्रतिबिंब दिखेगी कब, जब यहाँ से रे आई और इसके किनारे पर पड़ करके और इस आदमी की आँख में पड़े, ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए पर आए, यहाँ दिखेगी, फिर ऐसे ही स्थिति, तो ये देखो आई, ये भी हो जाएगा आई, बीचों बीच में है, तो ये बात ऐसे, ये आई और ये ठीक आई, ये आई होगी, ठीक है ना, ये भी आई, ये भी आई, ठीक है। अब आप ये ध्यान से देखो कि ये d/2 है, ये d/2 है, ठीक है कि नहीं, बीच में है, तो ये कितना बनेगा, ये d/2 होगा, इधर वाला भी d/2 होगा, ये ज्योमेट्री बिल्कुल सही है, l दूरी पर आप आए, लेकिन ये आदमी चल रहा है 2l दूरी पर, यह आदमी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, ठीक है ना। तो देखो ये d/2 का दूना ये बनेगा, ये कितना होगा, d हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये d हो जाएगा, कितना, a यहाँ b पर पहुँच गया, इसको बोलो c, यहाँ बोलो d, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अब क्या हो गया, ए सी डी हो गया, सी डी कितना हो गया, सी डी भी डी हो गया, और डी बी कितना हो गया, डी भी देखो वो भी डी हो गया, है ना, d/2 का दूना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, दूना हो रहा, तो ये इसमें ये दूना हो गया, ठीक है। और ये जो है ये बिल्कुल, ये तो उतना ही है जितना कि ये मिरर है, यहाँ से इसकी दूरी जो है वो मिरर के बराबर ही है, और ये हो गई डी, ये हो गया डी, तो टोटल हो गई ए बी, जिसमें से वो दिखेगा 3D, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हुआ 3D। अब इसके बढ़िया से ज्योमेट्री वो बनाओ, ड्राइंग बनाओ अपनी, ठीक है, और आप वो देखना 1:2 का रेशियो है, तो ये आधा हो गया, तो ये d/2 है, तो ये d हो ही जाएगा, दूना हो जाएगा, और ये पूरे जो डिस्टेंस ए बी के बीच में उसको दिखना है, और इसके बाहर जाएगा, ए बी के पहले रहेगा तो नहीं दिखेगा, और बी के बाद में जाएगा तो यह प्रतिबिंब इसका नहीं दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें कह रहा है M1 M2 दो मिरर है ना, और थीटा एंगल पर झुके हुए हैं। तो अब इसमें ये कह रहा है कि ये रे जो आ रही है PQ, है ना, M1 के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा आ रही है, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद जो Q' जो जा रही है ना, ये भी M2 के पैरेलल हो रही है। तो अब ये देखिए, ये पैरेलल है, Q भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, M1 भी, M1 के ये पैरेलल होने के कारण ये क्या है, ये O पर मान लो OM1 इज पैरेलल टू PQ, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये जो थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, ठीक है, ये थीटा हो गई। फिर उसी तरह से Q' इज पैरेलल टू OM2, तो ये भी एंगल थीटा हो गया, ठीक। जब ये थीटा हो गया तो मिरर के साथ आप देखते हो, यदि ये एंगल थीटा हो गई तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। पीछे एक आर्टिकल हमने बताया था ना कि ये प्लेन मिरर के साथ ये है कि I = R तो होगा ही, 90 - I बराबर 90 - R, वो भी बराबर होगा, तो वो वही ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब देखो ये थीटा 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 3 एंगल हो गए, तो इसका मतलब ये 3 थीटा बराबर 180,
हुआ कि नहीं। तो थीटा बराबर क्या हो गई 60 डिग्री। तो ये जब दो मिरर 60 डिग्री पर झुके हों प्लेन मिरर, तो एक के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर दूसरे के पैरेलल चली जाएगी। यही कहानी है। एंगल थीटा बताओ, ठीक है ना। ये समझ में आया क्या कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई आर यहाँ से खींचो और इनका नॉर्मल खींचो, तो ये एंगल आई और ये आर दोनों बराबर है ना। तो ये 90 माइनस आई और 90 माइनस आर भी तो बराबर होंगे। तो ये थीटा थीटा के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। बस आपका ये रिजल्ट निकल गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल ये देखो, रोटेशन ऑफ मिरर पर यदि आपने पढ़ा है तो ये कह रहा है कि ये 20 डिग्री पे है ना। मिरर को हमने ऐसा रोटेट कर दिया। एट व्हाट एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट बी द मिरर बी प्लेस्ड सो दैट इट बिकम द वर्टिकली अपवर्ड। देखो अब ये कह रहा है कि मिरर को हमने कुछ एंगल पर घुमा दिया जिससे ये हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है अब ऐसे जाने लगी, ऐसे जाने लगी। अभी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो अब इसको कितना घुमाना पड़ेगा, 2 थीटा, बोलो 2 थीटा। लेकिन ये 2 थीटा है कितना, गिवन दैट 20, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस, देखिए ये पहले मिरर ऐसे था, पहले मिरर ए बी इस तरह से था, ठीक है ना। अब इसको थीटा हम घुमा देंगे। एक आर्टिकल हमने पढ़ा ना अभी, यदि आप थीटा घुमाओगे तो ये रे 2 थीटा घूम जाएगी, ठीक है। अब ये रे यहाँ से 2 थीटा घूम गई, ठीक है ना। तो 2 थीटा नहीं, 2 थीटा 90 नहीं होगी, रुक जाओ। ये जो 2 थीटा जो होगी अब ये वर्टिकल हो गई। तो वर्टिकल होने का मतलब रे पहले इतना था तो ये घूमी कितना, ठीक है ना। तो ये जो घूमी इसमें देख रहे हैं, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 20, ये घूमी ना। देखो ये पूरा ये 90 डिग्री है, 20 तक था ही, फिर ये 2 थीटा घूमी। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 70। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 35 डिग्री, है ना। अब इसको क्या करोगे आप, ये मिरर को आपको ये 35 डिग्री घुमाओगे, है ना। 35 घुमा देंगे तो ये रे जो है अब 70 डिग्री घूम जाएगी। और ये क्या है, 20 डिग्री पर पहले ही थी, तो ये हॉरिजॉन्टल से अब 90 डिग्री हो गई, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। यही कहानी है। तो ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बड़ा ट्रिविया, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो थीटा घुमा दिया तो ये 2 थीटा घूम जाएगी। 2 थीटा घूमने के बाद अब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई, ये कहना है ना। पहले रे ऐसे थी 20 डिग्री पे, हमने घुमा दिया तो ये रे जो है 2 थीटा घूम गई, 2 थीटा और घूम गई। लेकिन 2 थीटा घूमने के बाद ये हॉरिजॉन्टल जो पहले वाले थे उससे परपेंडिकुलर हो गई, तो 2 थीटा प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री हो गई, है ना, ये बात। तो बिल्कुल वही बात है, थीटा इक्वल टू यहाँ से भी आए 35 डिग्री, ठीक है। तो ये आगे सवाल देखिए। अब ये अगला सवाल ये है, मिरर इमेज कितने बनेंगे। 2 मिरर हैं, ये एक मिरर ये देखो ऐसा, ये ओ सेंटर है, ठीक है। एक M1 मिरर है, दूसरा M2 मिरर है, OM2, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। इस इमेज से, ये इंक्लाइंड इमेज से इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म
बाय द इंक्लाइंड मिरर टू मिरर। दो मिरर से कितना इमेज बनेगी उसके नंबर गिनना है बस। तो यहाँ पर रखने पर क्या होगा कि ये क्या है, इसका प्रतिबिंब इसका भी बनेगा, इसमें भी बनेगा और यहाँ भी बना। फिर इनके इमेज जो है दूसरे को इमेज के इमेज भी बनते हैं और इस तरह से ये बनता रहेगा। यहाँ एक खास बात है, बिना किसी प्रूफ के हम ये कह सकते हैं कि जो ये आपका ये नहीं है ऑब्जेक्ट, ये नहीं है सॉरी, ऑब्जेक्ट आपको ये रखा हुआ, क्या है ये रखा हुआ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ ओ। तो अब नहीं, ये जो है वो हमने सेंटर कर दिया ना, सी सेंटर कर दिया। ये जिस जगह पर ये दोनों मिरर मिल रहे हैं जिस पॉइंट पर, वो उसको सेंटर किया और उस सेंटर से मिला करके एक सर्कल खींच दो जितने दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया आर दूरी पर। तो सी ओ लंबाई का, सी ओ इक्वल टू आर रेडियस का एक सर्कल खींच दो। तो सारे इमेज जो होंगे ना इसी सर्कल के ऊपर होंगे, इसी सर्कल के ऊपर बनेगा। और इमेज जो बनेगी ये 2 थीटा के अंदर नहीं बनेगी, बल्कि ये 2 थीटा के बाहर वाला इस वाले जोन में बनेगा। कितने एरिया में फैलेगा देखो, 2 पाई, पूरा एंगल कितना होगा, 2 पाई होता है ना, 2 पाई माइनस थीटा दूरी में एंगल में ये फैलेगा, ठीक है ना। लेकिन एक मिरर, एक इमेज दूसरे इमेज से कितना दूर होगा ये आप ऐसे नॉर्मली नहीं बता सकते, है ना। इसका जनरल रूल नहीं है, फार्मूला अलग अलग केस में अलग अलग बताना पड़ेगा। लेकिन जो इशू है कि नंबर कितना है, तो नंबर के बारे में हम लोग एक फार्मूला डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं। फार्मूला ये है, ये देखो, यदि मिरर के बीच का, 2 मिरर हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है और ऑब्जेक्ट ओ यहाँ रखा हुआ है, सी इसका ही है ना। तो ओ सी की रेडियस में ये सारे के सारे इमेज बने, ठीक है ना। अब देखो एक फंक्शन देखो, ये क्या है कि n इक्वल टू इंट 360/थीटा। जो थीटा है 360 में आपने थीटा से भाग दे दिया, तो ये थीटा, ये जरूरी नहीं कि ये इंटीजर हो, पूरे के पूरे हो, है ना, इंटीजर नहीं होगा। लेकिन इसका भागफल का जो इंटीजर पार्ट है वो ले लो, है ना। जैसे मान लो 360 में आपने 35 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह से तो कटेगा नहीं, ये कोई इंटीजर जो भी आएगा उसका इंटीजर पार्ट ले लो, है ना। इसको भाग देंगे तो जो भी आएगा उसका इंटीजर ले लिया, ठीक है ना। तो अब फ्रैक्शन को छोड़ दिया, दशमलव के बाद वाले सारी चीज़ें छोड़ दिया, तो ये n हो गया। यदि एक फंक्शन ऐसे डिजाइन कर भाग दो, ठीक है, और n कैपिटल N नंबर ऑफ एक्चुअल इमेज फॉर्म ये है। तो ये फार्मूला क्या कहता है देखो, जब ये n है ना, जब n एक इवन नंबर हो, क्या होगा, इवन हो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेगी n-1, ठीक है ना। जैसे ये ले लेते हैं, मान लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 360/थीटा 90 कितना हो गया, 4। तो n बराबर 4 हो गया कि नहीं, एक इवन नंबर हुआ। तो वो कह रहा है कि इसमें से 1 घटा दो। यदि ये फ्रैक्शन इमेज इवन नंबर हो गई तो उसमें 1 घटा दो, तो वो कितने होंगे, 4 - 3, 4 - 1 इक्वल टू 3, तो 3 इमेज बनेगी। इसको अभी फॉर्म करके देखेंगे। जब 90 डिग्री हो गई तो इवन नंबर आ गया। तो ये बोल रहा है कि जब ये 360/थीटा को वैल्यू, इंटीजर वैल्यू यदि इवन हो तो n-1 इमेज फॉर्म हो, कहीं भी रखे रहो, ठीक है ना। दूसरा, यदि n 8 हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, तो यदि n इज 8 तो क्या होगा,
तो उसमें ये कह रहा है यदि सिमेट्रिकल रखा है, माने इन दोनों के बीच बीच में रखो। सिमेट्रिकल रखने का मतलब मिरर के ठीक बीच बीच में रखो, सिमेट्रिकली रखा ऑब्जेक्ट को, तब तो n-1 बनेगा। वजह क्या है कि इसमें जो इन दोनों के जो इमेज यहाँ पर बनेगी ना, इस पर, इसकी वजह से भी एक इमेज बनेगी, इसकी वजह से भी एक इमेज बनेगी, है ना। दोनों मिरर की वजह से एक इमेज बनेगी और दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, तो इसलिए एक कम हो जाएगी। यदि सिमेट्रिकली प्लेस है लेकिन ऑड है, क्या है, ऑड आ गया n, तो n-1 इमेज बनेगी, ठीक है ना। और यदि असिमेट्रिकली रखा, ठीक बीचों बीच में न रख कर कहीं और जगह रख, ठीक है ना, तो फिर n बनेगी। कितनी बनेगी? n बनेगी। तो यही एक सवाल है कि चाहे थीटा कुछ भी हो, ठीक है ना, थीटा से डिवाइड करो, जो इंटीजर आए, यदि वो इंटीजर ऑड होता है ना, तो फिर उतनी ही बनेगी, है ना, बशर्ते कि वो असिमेट्रिकली रखा हो गया, बीच में न रखा हो। और यदि ऑड हो और बीच में रखा हो तो उसे एक कम हो जाएगी। यदि इवन आता है, n इवन आता है तो एक आएगा। तो इवन के मामले में हमेशा एक कम होगी, n-1 होगी, इतना। अब ये देखो, ठीक है, अब ये लिखो केस 1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री ले लेते हैं। तो उसमें क्या है, ये देखिए, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इससे प्रतिबिंब, पहली प्रतिबिंब यहाँ कहाँ बनेगी, ओ डैश, यदि x दूरी पे है तो यहाँ x दूरी पे बनेगी, ओ डैश पर बनेगी, O1 पर बनेगी। इसकी वजह से ये प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, इसका जो है ये प्रतिबिंब, ये y दूरी पे है तो ये इससे ये O2 पर बनेगी, ये y पर बनेगी, बना ना। फिर इसके बाद अब इस O2 का प्रतिबिंब इससे देखो, इस मिरर से कहीं बनेगा यहाँ, और इसका प्रतिबिंब भी ये यहाँ बनेगा। देखो O2 डैश और O1 डैश दोनों का प्रतिबिंब इस पॉइंट पे मिल गया, ठीक है ना। बने तो 4, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बैठ गए यहाँ, तो टोटल प्रतिबिंब कितना होगा, तो n बराबर क्या होगा, देखो 360/90 डिग्री, ये हो गया 4। तो ये टोटल इमेज, कितना हो गया, 4-1, इवन हो गया, इवन है ना, ये इवन होने के कारण ये 3, टोटल नंबर ऑफ इमेज 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये अगला सवाल देखें, इसमें मान लो ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री हो, तो अब देखो n कितना हो गया, 360/60 करें, है ना, तो ये 6 बना, 6 6 के 76, तो टोटल n इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज, ये कितना हो गया, इमेजेस, ये 6-1, ये हो गया 5, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मैंने पैरेलल हो, ये पैरेलल हो, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, तो इनके प्रतिबिंब जो बनेंगे एक सीरीज से इसी लाइन पे कितने बनेंगे, तो देखो, तो 360/थीटा 0 इक्वल टू इन्फिनिट, ठीक है ना। तो नंबर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। 0 डिग्री में पैरेलल मामले में ये इतना हो। अब नॉन पैरेलल मामले में देखो, एक और देख लेते हैं, 40 डिग्री पर लो, थीटा इक्वल टू 40, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 360, n इक्वल टू 360/40, 4 9 36, 9 बना, n इज ऑड,
ऑड बना ना, ठीक है। अब इसमें दो केस हो गया, इफ सिमेट्रिकल, इफ ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन द मीट सिमेट्रिकली, वो तो मीट में रखोगे तो हो ही जाएगा। ये दोनों के, ये ठीक बीचों बीच में हमने रख दिया कि मैंने दोनों के एंगल बाइसेक्टर पर रख दो कहीं, है ना। ये दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है उस लाइन पर कहीं भी रख दो तो सिमेट्रिकल होगा। तो उसमें रखा तो इमेज, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 8, है ना। इफ नॉट ऑन बाइसेक्टर, नॉट ऑन बाइसेक्टर, ठीक है ना। यदि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 9, ठीक है। अभी और देखिए, यदि मान लो थीटा इक्वल टू 35, ये ले लेते हैं, तो इसको आप कैलकुलेट करें। तो ये यदि 35 है तो n कैलकुलेट किया, आपका 10 पॉइंट इतना है, ठीक है ना। तो इंट, इसका इंट लेना होगा ना, इंट, इसका इंटीजर लेगा तो 10 होगा, फ्रैक्शन को छोड़ दिया 10 होगा। तो नंबर ऑफ इमेज कहीं भी रखो, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 9, 10 माइनस 1 9, ठीक है ना। अब एक दूसरा ले लेते हैं यदि थीटा इक्वल टू 50, है ना, तो ये क्या होगा, n बराबर कितना होगा, 360/50, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, 7 पॉइंट कुछ, 7, 5 7 35 7, 7 पॉइंट कुछ। तो हमें इंट चाहिए, इंट n, ये हो गया 7, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इसमें दो केस बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज इफ प्लेस सिमेट्रिकल, कौन, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल, है ना, ये इक्वल टू 6, एक कम, और इफ नॉट सिमेट्रिकल, इफ असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हो तो ये हो गया 7। तो इसमें 6 और 7 ये बने, ठीक है ना। इस तरह नंबर ऑफ इमेज की बात होती है। तो अब अगला टॉपिक इस पर रखते हैं, इस पर सवाल बनते हैं, कई बार आपसे सवाल पूछ सकता है, तो इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ करके रखो, यह बहुत बढ़िया सवाल है। ये आगे आप पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर। अब क्या है इसमें, करना क्या है कि देख, अभी तक हमने जो बात किया, मिरर पे बैठा हुआ था, मिरर भी नहीं चल रहा था, वेलोसिटी 0 थी, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में था और इमेज भी रेस्ट में थी, ठीक है ना। अब क्या है, सारे के सारे मूव करेंगे। ये देखो एक मिरर है, अब मोशन है तो उसका पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, तो किसी के सापेक्ष बात होगी। तो अब ये देखो, मान लो ये ऑब्जर्वर एस है, ठीक है ना, ये देख रहा है एस, ये ओरिजिन है, एस से ये ओ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका ओ डैश आई इमेज बन रही है ना, और मिरर जो है एम है, ठीक है। तो एस से इनकी दूरियां हम नाप रहे हैं, देखो एस से ओ की दूरी एक्स ओ कर दो, एक्स से मिरर की दूरी कितनी हो गई, एक्स एम कर दिया, और एक्स से इमेज, एस से इमेज की दूरी कितनी हो गई, एक्स आई हो गई, ठीक। अब प्रतिबिंब का नियम है कि वो मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रहेगा, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब ये दूरी निकालो तो ये भी दूरी इतनी होगी, तो उसका नियम क्या हुआ, देखो, सिंस
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर इक्वल रहेगा। तो बस वही देखो, तो इससे आप ज्योमेट्री से देखो ये दूरी कितनी है, एक्स एम माइनस एक्स ओ, ये दूरी कितनी है, एक्स आई माइनस एक्स एम। तो इससे क्या पता लगा कि एक्स एम माइनस एक्स ओ इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स एम। ठीक, बस ये आ गया। तो अब इसका पोजीशन जैसे ही आपको मिला तो आप ये कह सकते कि 2xm इक्वल टू xo प्लस xi। ठीक, अच्छा ये पोजीशन है, पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो 2dxm/dt टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, dxo/dt प्लस dxi/dt ये हुआ। इससे मिला ये कि 2v वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला बना। अब ये जनरल फार्मूला है आपका, पर्टिकुलर केस में अलग अलग बातें दे सकता है। वो कह सकता है कि ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मिरर दौड़ रहा है, मिरर मूव कर रहा है, या मिरर नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, तो प्रतिबिंब की इमेज कैसे जाएगी। ठीक है ना, तो फिर अलग अलग केस में जरा देखिए, हमने अभी क्या देखा, 2v मिरर इक्वल टू v ऑब्जेक्ट प्लस v इमेज। ठीक है ना, अब आप ये ध्यान रखें, पहले केस वन इफ vo इज 0 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 2vm इक्वल टू vi। ठीक है, तो इसमें है क्या मामला कि ये मिरर है, मिरर ऐसे vm से जा रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब उसकी इमेज जो है इस एस ऑब्जर्वर को जो यहाँ बैठा हुआ है वो उसको कैसे देखेगी, ये आई है ना, तो मिरर एम से जा रहा है तो वी आई देखो, वी आई इक्वल टू 2v। मिरर जिस स्पीड से गया उसकी इमेज जाएगी 2vm स्पीड से। किधर जाएगी, दूर, दूर गया, मिरर दूर जा रहा है तो दूर जाएगा, और मिरर यदि पास आ रहा होगा तो पास आएगी इमेज, लेकिन उसकी स्पीड, आने की स्पीड डबल होगी मिरर की। ठीक है, नंबर केस 2, इफ vm इक्वल टू 0। ठीक है ना, vm 0 है और ये ऑब्जेक्ट जो है, मिरर यहीं पे है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट खुद ही vo से मूव कर रहा है, तो क्या होगा देखो, तो ये vm 0 हो गया, तो vo प्लस vi इक्वल टू 0 मीन्स vi इक्वल टू कितना हो गया, माइनस vo। अब देखिए ये किसको दिख रहा है, इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है, ये एस को दिख रहा है कि ये इमेज है यहाँ पर। तो मिरर जैसे ये जैसे ऑब्जेक्ट इस दिशा में जाएगा ऐसे, तो ये इमेज जो है और मिरर के पास आएगी, मिरर तो चल रहा है नहीं तो पास आएगा, तो माइनस वेलोसिटी से, तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा इमेज भी उसी स्पीड से विपरीत दिशा में मूव करेगी। बस अब कोई यही दो ही केस बनेगा, यही एक तरीके।
ठीक है ना। अब इसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप उस पर सवाल लगा सकते हो। जो डॉपलर इफेक्ट के सवाल करते हो तो इसमें इस फार्मूले का बहुत उपयोग होगा, ठीक है ना। उसमें डॉपलर इफेक्ट में सोर्स की वेलोसिटी आती है, इमेज की वेलोसिटी आई है, रिफ्लेक्शन, जैसे पहाड़ी से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो साउंड आपको कैसे सुनेगी। तो ऐसे मामले में तो फिर सिंपल सी बात है, पहाड़ी तो चलने वाली नहीं है। लेकिन मान लो यदि ऐसा ऑब्जर्वर है जो रिफ्लेक्टर है जो मूव कर रहा है, तो फिर उसकी स्पीड पर असर पड़ेगा। तो जिस तरह से ये फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है ना। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जो तुम्हारे कोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तो पेरिफेरल हिस्सा है, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।